हेलो एवरीवन। जैसे कि हमें पता है सीटेट का जो हमारा सिलेबस है वो सेम ही रहता है हर साल। लेकिन सीटेट का जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का वो हर साल चेंज होता रहता है। आप अगर ये सोचें कि सीटेट में आप अपने जो चैप्टर्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में रट के चले जाएंगे और वहाँ काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप 30 डेज़ में अपने 110 प्लस नंबर्स स्कोर्स कर सकते हैं, वो भी कुछ सिंपल स्टेप से। और साथ ही कुछ मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी जिसकी हेल्प से आप अपने नंबर्स को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं और सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया सीटेट आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हर साल, उसमें उसका जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो हाई कर देता है। सीटेट आपकी नॉलेज को साइकोलॉजी और पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझता है कि कैसे आपको जो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए हैं, ना कि आपके रट्टाफिकेशन के बारे में। जानता है कि हाँ, आपने इसका आंसर सही दे दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है, पेडागोजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, या भी आपके जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी जब आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर होंगे, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस देख के ही हैरान रह जाएँगे और आपको लगेगा कि ये आपने पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले 3 पिलर्स की अपनी बात करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे अपने नंबर्स को स्कोर करने में। सबसे पहला हमारा है कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। जैसे ऊपर मैंने अभी बताया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ें तो सेम लगेंगी सारी, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, वो चारों आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको उसमें से सबसे बेस्ट आंसर चुनना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये चीज़ वहाँ पे अडेप्ट कर पाएँगे। सेकंड हमारा है पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट। हमें पता है पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट से हमें बहुत, मतलब आप कह सकते हैं 50% हेल्प मिल सकती है हमें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। क्योंकि ज़्यादातर जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, उन्हीं में से हमारा क्वेश्चंस कोई-कोई आ जाते हैं, लेकिन अगर पुराने क्वेश्चंस आते भी हैं तो उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको वो लगेगा ही नहीं कि वो पुराने हैं। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल ईयर्स के जो पेपर हैं पुराने, वो ही प्रैक्टिस करिए। ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे 10 ईयर्स या 12 ईयर के पेपर्स को लेके प्रैक्टिस करिए। आप सिर्फ 5 साल के पेपर भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है कंसिस्टेंसी। आप पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, जब तक आप उसमें नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएँगे, तब तक आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपने जो पहले पढ़ा है वो भी आप भूल जाएँगे और आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ना ही आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे या जो भी आप अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं वो कर पाएँगे। तो कंसिस्टेंसी आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सीटेट में ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा-पूरा दिन, पूरी-पूरी रात पढ़िए। आप अगर डेली के 3 से 4 घंटे भी एकदम दिल लगा के, मन लगा के पढ़ेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आज इन 3 पिलर्स के बारे में हम बात करेंगे और इनको थोड़ा-सा डिटेल में जानेंगे। अब हम समझेंगे कैसे आप अपने 30 डेज़ को डिवाइड करें, जिससे कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर सकें सीटेट के लिए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टू 10 डेज़ में क्या करेंगे, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लेरिफ़ाई करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, पियाजे की थ्योरी, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन, एनसीएफ 2005 और एनईपी मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपके सीटेट में आते ही आते हैं। इनको आप अच्छे से, इनका जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए। साथ ही जो आपकी एनसीईआरटी है, अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट टू 8 कवर करिए, और अगर सिर्फ आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट टू 5th और सेकंड पेपर के लिए 6 टू 8 उसकी आप तैयारी करिए। साथ ही सीटीपी जो उनके उसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए। हैंड रिटन नोट्स से क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले अगर आप कुछ भूल भी रहे होंगे तो उसको आप फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स की सबसे मेन बात ये होती है कि आप उतने ही पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको मेन लगते हैं। आपको पूरा पढ़ने की, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फर्स्ट टू 10 डेज़ में आप करेंगे। फिर 11 टू 20 डेज़ में आपका सेकंड, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करिए। जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा है उसको आप प्रीवियस ईयर्स जो होंगे आपके 5 से 7 ईयर्स के, उसको आप रिवाइज़ करिए उसके थ्रू, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं वो क्लियर हो सके। और सब्जेक्ट की जो पेडागोजी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, उसकी आप जो पेडागोजी है, चाहे वो सीटीपी ही क्यों ना हो, उसकी आप उसको क्लियर करिए, क्योंकि पेडागोजी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सीटेट में।
और फिर उसके बाद इसकी एक टिप्स, एनालाइज़ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस को समझिए, ऐसे पढ़िए अपने पीवाईक्यूज़ में कि आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो हों उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिए, ताकि आप क्वेश्चंस देखते ही जो भी उसमें दिए होंगे आपके ऑप्शन में, रॉन्ग हो राइट हो, वो आप आसानी से उसको चुन सकें और अपना सही आंसर को टिक कर सकें। नेक्स्ट अब हम बात करें डे हमारा 21 टू 27 की, तो ये थर्ड आपका पॉइंट होगा। इसमें आप क्या करिए, मॉक रिवीजन करिए। जो आपके मॉक टेस्ट होंगे उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या कितनी तैयारी हुई है, आपको भी कितना और पढ़ना है बाकी। इसमें क्या करिए, आप फुल लेंथ टाइम मॉक टेस्ट, आप पूरा टाइम इसमें पढ़ाई मत करिए, जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं उसको छोड़ के सिर्फ आप मॉक टेस्ट करिए या पीवाईक्यूज़ पे ध्यान दिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टिप, टेक वन फुल मॉक टेस्ट डेली, रिव्यू स्पीड एंड एक्यूरेसी। अपने जो भी आपकी जो स्पीड है पेपर में सॉल्व करने की पेपर को, तो आप अगर 1.5 घंटा लेके चल रहे हैं तो उसमें देखिए आप 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। 1.5 घंटे में पूरे 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए, जिससे कि आपको आपके पेपर में हेल्प मिल जाए और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है। फिर लास्ट आपका जो डेज होंगे 28 और 30 डेज, मतलब ये 2-3 दिन जो आखिरी के होंगे फाइनल पॉलिश, आपको इसमें है कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सिर्फ़ जो आपकी मेन डेफ़िनेशंस हैं, मेन जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में, मेन कीवर्ड्स के बारे में, जो भी आपने शुरू में नोट्स बनाए हैं सिर्फ़ उनको पढ़िए, ताकि आपको चीज़ें अच्छी सी याद रहें। नई चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपको और कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये हमने इसमें ये पढ़ा था, फिर अब इसमें ये आ गया है, तो उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़ हो जाएँगे आप दो ए पेपर से 1-2 दिन पहले ही। तो सबसे बेहतर है कि आप पेपर से 1-2 दिन पहले कुछ भी नया मत पढ़िए, जो आप पढ़ चुके हैं सिर्फ़ उसी को रिवाइज़ करिए। फिर आता है इसका एक मेन, आप कह सकते हैं ट्रिक, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लेरिफ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लेरिफ़ाई, इसमें पेडागॉजी जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे आपके उसको कवर करिए। फिर की थ्योरीज़, जो भी थ्योरीज़ हैं मेरे चैनल पे भी इन सब की थ्योरीज़ हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड की भी वीडियो है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। फिर नेशनल पॉलिसीज़, ये तो के सीटेट में ऐसा है कि अगर आप 50% ये पढ़ के जाते हैं तो 50% आपका पेपर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इस सब का ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फिर वही पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस ध्यान करिए। पैटर्न कैसा है, रिपीटेड है तो क्वेश्चंस उसी हिसाब से आप लगाइए। एलिमिनेशन ट्रिक, कैसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, उस पे ध्यान दिए। टाइम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप टाइम की प्रैक्टिस करिए सबसे ज़्यादा, कि आप 150 क्वेश्चंस कितने मिनट में, कितने टाइम में कर पा रहे हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। और कंसिस्टेंसी, मेन इसका यही रूल है कि आप रोज़ पढ़िए, भले ही आप 4-5 घंटे पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। अगर आप गैप करके पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगी आपके लिए। तो डेली रूटीन बनाइए, 3 से 4 घंटे डेली पढ़िए, और जो आप नोट्स बनाएँगे उसको रोज़ रिवाइज़ करते रहिए। और इसमें आपका एक एडवांटेज सीटेट में ये रहता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपकी सिर्फ़ पॉजिटिव मार्किंग ही रहती है। अब एक सीक्रेट ट्रिप है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलवेज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें उसके जितने भी ऑप्शन दिए हों, आप उसमें सबसे ज़्यादा ये देखिए बच्चा किसमें सबसे ज़्यादा मतलब आज़ादी से अपने बातों को कह पा रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब क्लास में एक्टिव है, चुप नहीं बैठा है, और बच्चे को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किस ऑप्शन में दी जा रही है, उसी ऑप्शन को अपना टारगेट बनाइए और सही ऑप्शन टिक कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।